मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। कई अहम इश्यूज हैं जिन पर आज मैं नवेद हामिद साहब से बात करूंगा। सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो ये कि ये जो 14 दिन से हमले जारी हैं, हमले किए जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। और आज क्या कुछ जो है वो ताज़ा है, उस पर भी ताज़ा अपडेट भी लेंगे। क्योंकि अभी मैं खबर देख रहा था कि सयूनी हुकूमत के खिलाफ, यानी इसराइल के खिलाफ जो है वो कई मोर्चों पर मुत्तहिदा तौर पर जंग करने का एक फैसला लिया है, और ये फैसला लिया है जिहाद इस्लामी ने। इसके साथ ही आज जो है रफा पास का 6 घंटों के लिए वो जो है वो रफा पास 6 घंटों के लिए खुल गया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई और सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हम नवेद हामिद साहब से करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है नवेद हामिद साहब की, ये जो रफा पास 6 घंटों के लिए खोला गया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये कितनी बड़ी राहत है, या इसको किस तरीके से देखते हैं? दबाव के पेश नजर है, किस वजह से है ये? देखिए, खोला गया था तकरीबन हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से एक 1:30 बजे के आसपास, और 6 घंटे के लिए खोला गया। और वो 20 कंटेनर जो हैं, ट्रक उनको ना कहिए, कंटेनर जो हैं, वो वहां गए हैं, जिसमें दवाइयां हैं और कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ पानी है। तो लेकिन ये कि वो 20 लाख की आबादी जो है, 22 लाख की आबादी के लिए जाहिर है बहुत कम है। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, जीरे के बराबर भी नहीं है वो। ये डेवलपमेंट को मैं ये जो पूरा आज इनिशिएटिव हुआ है, इसको मैं कल अमेरिका के जो 2 हॉस्टेजेस रिलीज किए गए हैं कतर की इनिशिएटिव और उनके कोशिशों से, उससे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये 4 दिन से बात चल रही थी, और इजराइल का ये बार बार कहना था कि जब तक हॉस्टेजेस नहीं छोड़े जाएंगे, जब तक खुलेगा नहीं वो। तो शायद वो जो कल पहल कतर की कोशिशों से हुई, उसके बाद जो है वो ये हुआ है। इसको मैं ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि ये एक तरह से मजाक है। ये ह्यूमैनिटेरियन, मैं इसको कहता हूं कि आज मैंने किसी से और किसी से भी मैंने कहा अपनी गुफ्तगू में कि इट इज नॉट एन ह्यूमैनिटेरियन एड, इट इज एन ह्यूमिलेशन एड। ये इंसानी, जी जी, ये इंसानी इंसानों की जान और उनके विकार का को बचाने के लिए नहीं भेजा गया, राहत इजाजत दी गई, बल्कि उनको ह्यूमिलेट करने के लिए इजाजत दी गई कि जो हम चाहेंगे वो होगा। और इसको अगर आप देखें तो बहुत मुझे, मतलब सारे दिन मैं बेचैन रहा कि अगर एक हवाई जहाज के एयर क्रैश में कोई आदमी मरता है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलता है। एक सड़क के ऊपर यूरोप के अंदर अगर किसी गलती से कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है तो कितना कंपनसेशन मिलता है। तो उन जानों का जो तकरीबन 5,000 से ज्यादा जाने इस वक्त फिलिस्तीनी मासूम बच्चों की और औरतों की और बुजुर्गों की गई हैं, और जिसमें 70% ये लोग हैं, 5,000 ज्यादा इस वक्त तादाद हो गई है। तो उनकी और आज तकरीबन 30% हिस्सा गाजा का जो है वो जमी बोस हो चुका है। तो उसके बदले में ये 20 ट्रक, इट इज एन ह्यूमिलेटिंग एड, नॉट ह्यूमैनिटेरियन एड। और कल जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खड़े हुए वहां पर गाजा के बॉर्डर पर, पीठ उनकी गाजा के बॉर्डर की तरफ, रफा बॉर्डर की तरफ थी, और उनका हिज फेस वाज टुवर्ड्स द इजिप्शियन टेरिटरी, तो उन्होंने जो कहा कि ये वो दीवार है जिसके पीछे 22 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो मुकीद हैं, कैद में, समझिए कैद में हैं। तो उनकी ये स्टेटमेंट समझ लीजिए आप, ये अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशन की बेबसी नहीं,
नाकामी नहीं, फेलियोर की अलामत है। ये स्टेटमेंट जो थी ये बेबसी की अलामत नहीं थी, नाकामी की अलामत नहीं थी, फेलियोर, टोटल फेलियोर की अलामत थी। और बहुत ही दर्दनाक मंजर आज जो वहां हुए हैं, वो मतलब ये तारीख कभी माफ, इंसानी तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आपने जिक्र किया दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं, कल भी इस पर गुफ्तगू हो रही थी आप ही के प्रोग्राम के अंदर। 1 लाख लोगों का एहतजाज हुआ है लंदन में आज। 1 लाख लोगों बड़ी का, बात, जी बड़ी बात है। और उसमें वो मुसलमान नहीं है, माफ कीजिएगा, सारे वो आवाम निकल के आ रही है, समझ रही है। और अमेरिका में एक बड़े वहां के फिल्म स्टार ने जो है वो आज वहां पर तकरीर करी है फिलिस्तीनियों की हिमायत के अंदर। तो ये मतलब इसको मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता, जो आपका सवाल था। तो मैं तो इसको ह्यूमिलिटीन एड ऑफ ह्यूमिलेशन मानता हूँ। नहीं, मैं और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा था। मैं पूछ रहा था स्टेटस कि इसको किस तरीके से आप देखते हैं, अगर ये 6 घंटे अब के मैंने लिए बताया बोला गया। मैं जी वही अगर 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 जरा भी जज्बा और होश और गैरत है तो ओआईसी को वेस्टर्न कंट्रीज का ये जो ये भीख के टुकड़े हैं ना, इनको मना कर देना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड, हमें नहीं चाहिए। ये अपने लोगों के लिए संभाल के रखिए आप। मतलब मैं गुस्से में ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इंसानी जानो माल की जो उस अजमत है, उस अजमत को बचाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। इसमें कोई रिलीज एंगल नहीं है, इसमें कोई गुस्सा नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि ये जो ये जो जंग चल रही है इंसानियत के खिलाफ, ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ जंग है। और इंसानियत के जो को पामाल करने के लिए जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, वो तारीख का एक सियाह बाब है। मेरा अपना मानना ये है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और ये ऐलान जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन के जो तर्जुमान है कि हम जो है वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी एक और मैं आपको कह रहा हूँ कि खबर आई है कि जिहाद इस्लामी जो फिलिस्तीन है उसने उसके तर्जुमान ने ये ऐलान किया है कि हम मुश्तरका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर अब जो है वो ये हर मोर्चे पर हम जंग लड़ेंगे। ये जो ऐलान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये ऐलान जो है वो ये ऐलान ये ऐलान जो है मुमताज साहब, ये ऐलान एक अहम ऐलान है, लेकिन ये ऐलान उस वक्त तक इसकी अहमियत नहीं होगी जब तक फतह इसमें शामिल नहीं होंगे, महमूद अब्बास इसमें शामिल नहीं होंगे। और जो खबरें हैं वो बहुत खतरनाक खबरें हैं। इजराइल और अमेरिका का एक और वहां पर खेल चल रहा है कि गाजा में हमास की एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करके एक पपेट हुकूमत बनाई जाए। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है और उस पर काम हो रहा है, उस पर अरब हुक्मरानों से गुफ्तगू हो रही है, इनिशियल गुफ्तगू हो चुकी है। तो ये जो खतरनाक खेल है, ये अंदर से जो रेजिस्टेंस हो रहा है ना, ये रेजिस्टेंस उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक आलम अरब और आलम इस्लाम और दूसरे लोग जो आलम इंसानियत के लंबरदार जो ममालिक हैं, वो मुत्तहिदा तौर पे खड़े होकर वो इसका मुकाबला नहीं करेंगे। ये तो टोटल इंपीरियलिज्म है, टोटल इंपीरियलिज्म है। इस इंपीरियलिज्म का मुकाबला जो है वो हमें, जो भी हम तो यही तवक्को करते हैं कि या तो अमन कायम हो वहां पे, या जो इस अमन को तार तार करने वाले लोग हैं उनको, उनके मुकाबले में दुनिया को खड़ा होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में आप अभी ये 14-15 दिन का वक्त जो है तकरीबन हो गया है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक
अल-यौम अखबार है, उसके जो मुदीर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं अब्दुल बारी अब्दुल बारी उनका नाम है, तो उन्होंने अपने एक मज़मून में ये कहा है कि ये जो 14-15 दिन का वक्त गुजरा, इससे मुसलसल जो है इजराइल की ही शिकस्त हुई है अगर देखा जाए। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या 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 इजराइल को कहीं कोई कामयाबी मिली है या उसकी नाकामी साबित हुई है या क्या है? देखिए, वो अल-यौम में जो मजमून छपा है, उसमें उसके ताल्लुक से देखिए, हर मजमून निगार की या तजिया निगार का तजिया करने का एक जाविया होता है। उन्होंने अपने जाविये के हिसाब से किया है। लेकिन मैं ये बात तो कहूंगा कि इसमें इसराइल को बहुत ही शिकस्त का बहुत सारे महाजों पे सामना हुआ है, लेकिन कुल्ली शिकस्त हुई है, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। नहीं, कुल्ली शिकस्त बात क्योंकि नहीं, अभी तो हाँ, जंग जारी है, देखा जाए अभी तो। जारी नहीं, हाँ, अभी तक जितनी 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 जितने जितना 15 दिन में जो भी हुआ है, उसमें सिर्फ इसराइल को शिकस्ती होती रही है। उस बात से मैं कह रहा हूँ, उस ताल्लुक से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जी, वो जी। उस तजिए से शायद मैं इत्तेफाक ना करूं, क्योंकि इसराइल ने अपना इत्तेहादियों का एक बड़ा हल्का जो है वो बनाया है। आज नीदरलैंड, डच और जर्मनी के फौजी जो हैं वो पहुंच गए हैं करीब में, बैठे हुए हैं, वो पहुंच गए हैं वो। और अमेरिका के जो जो तैयारियां हो रही हैं, ये पूरा मामला, आप मतलब मेरी अपनी राय ये है कि ये पूरा मामला शायद एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। आज जो वहां पर गुफ्तगू हुई है, आपका कायरो पीस कॉन्फ्रेंस में, शायद आपके इल्म में होगी बात वो। तो कायरो पीस कॉन्फ्रेंस में अल सीसी ने, अब्दुल फतेह अल सीसी जो सदर मिस्र हैं, उन्होंने यूरोप के और अरब ममालिक के सरबराहों को जोड़ने की कोशिश की थी। यूरोप के से जो नुमाइंदगी हुई है वो ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर लेवल की हुई है, सिवाय स्पेन की प्राइम मिनिस्टर वहां पे आई हैं उसके अंदर, और साउथ अफ्रीका के सदर उसमें शामिल हुए हैं। उसमें यूनाइटेड नेशन के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उसमें शामिल हुए हैं। उसके अंदर कतर के अमीर शामिल हुए हैं, महमूद अब्बास शामिल हुए हैं। उसमें जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोयम शामिल हुए हैं। उसके अंदर आपका कुवैत के अमीर शामिल हुए हैं। वो कॉन्फ्रेंस अमन के नाम पे हुई है, लेकिन एक तरफ अमन के कॉन्फ्रेंस हो रही थी कायरो में, और दूसरी तरफ गाजा में उसी वक्त, उसी दौरान जब कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रहे थे, उसी दौरान गाजा में जगह जगह बमबारी हो रही थी। आज एक वहां मार्केट में बमबारी हुई है। वहां पे अल जजीरा का एक जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसको शायद उसके घर को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन उसके घर पे नहीं लगा, उसकी बराबर वाली बिल्डिंग को के ऊपर निशाना लगा। तो वहां भी काफी नुकसान हुआ है, काफी जानो माल का नुकसान हुआ है। पूरी बिल्डिंग नीचे जमी बोस हो गई, लेकिन अभी तक उसमें कितने शहादत हुई है, कितने लोगों की जहां बाक हुए हैं, शहादत हुई है, कितने लोग इस जेनोसाइड का शिकार हुए हैं, उसकी तादाद नहीं आई है, लेकिन वो भी सैकड़ों में है। तो अगर अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्ड जो लाइव अपने यहाँ से कर रहे थे, अपने यहाँ से लाइव कर रहे थे, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको निशाना बनाने की कोशिश की, और वो एक चंद फिट का के से निशाना चूक के दूसरी जगह, दूसरी बिल्डिंग पे जाके गिरा। तो ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम पैगाम था इजराइल का। और पैगाम था कि आप कुछ भी करते रहिए, हम आपकी कोई मानने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा जो इस पीस समिट, जो अमन समिट हुआ है, उसमें जो इसके फोटोशॉप तो वो हो गया, लोगों ने अच्छी अच्छी वहां पे तकरीरें भी की हैं, जो कुछ चीज रिपोर्ट आई है और कुछ बातें भी हुई होंगी, लेकिन इससे कोई फायदा कितना होगा, मुझे मैं कोई ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं हूँ। वो इन मायनों में कि अगर अमेरिका ने अपने नुमाइंदे को भेजने से मना कर दिया, अगर इसराइल का नुमाइंदा इसमें शरीक नहीं हुआ,
अगर इसमें हमास को नहीं बुलाया गया, अगर इसमें ईरान ने इसका बाइकआउट किया और वो नहीं आया, इसमें सऊदी अरब ने शिरकत नहीं करी, तो ये अमन कॉन्फ्रेंस एक तरीके से मैं समझता हूं कि एक बस इवेंट होके रह गई, कोई सैर हासिल नताइज इसके निकलने वाले नहीं है। किसी भी अमन कॉन्फ्रेंस में अगर अमन कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके अंदर अमेरिका का शिरकत करना बहुत जरूरी है, वो उसने नहीं की है। और बर्तानिया ने वहां पर अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, तो आना चाहिए था ऋषि सुनाक को, लेकिन वो नहीं आए, फॉरेन मिनिस्टर भेजा। तो जबकि ये हेड्स ऑफ द स्टेट्स की अमन कॉन्फ्रेंस थी, तो हेड्स ऑफ द स्टेट्स में बुलाए गए थे और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की मैं अहमियत को और भी मैं कम समझ रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जब यूनाइटेड नेशन के अंदर अमन के ताल्लुक से गुफ्तगू करके और वहां पर चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करती है डी एस्केलेशन की और जंगबंदी की, जब वहां पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाती है और उस रिपोर्ट को जैसे मैंने एक दिन आपसे कहा था कि तीसरा मौका है जब इतनी बेइज्जती यूनाइटेड नेशन की वहां पर पब्लिकली हुई है कि उसके मेन डाइस के ऊपर खड़े होकर वहां पर इजराइल का जो है सफीर जो है उसको उस डॉक्यूमेंट को फाड़ के और कहता है कि इसको हम रद्दी की टोकरी में डालना चाहते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस से कायरो में जो पीस समिट हुआ है उससे कोई ज्यादा उम्मीद जो है मुझे तो लगती नहीं, सिवाय इसके कि एक रिटॉरिक हुई है कि अमन कायम होना चाहिए, और कुछ लोगों ने अपने दर्द का इजहार किया है और बेबसी का, वो दर्द का इजहार नहीं है बेसिकली, वो बेबसी का इजहार है। तो वो उस बेबसी के इजहार में और उसके बाद फोटो नहीं, तो फिर इसका नतीजा क्या माना जाए कि क्या जो ये जंग है ये होगी, ये बढ़ेगी, या इसको दबा दिया जाएगा, या फिर गजा पर जो है वो कब्जा हो जाएगा, क्या होगा? क्योंकि अभी तक देखिए गजा मैंने के अंदर तो आपको याद होगा 4 या 5 यौम कबल जब हम लोगों की बात हो रही थी, या शायद 8 दिन हो गए इस बात को, जब पहला शो था आपका, तो मैंने एक बात अपना तज्जिया पेश करने की कोशिश की थी, वो ये थी कि जंगबंदी तो शायद हो जाए, लेकिन प्रोपोर्शनेटली जो जितना इसराइल के में हलाकतें हुई होंगी उससे जब तक 8 से 10 गुना ज्यादा जब तक जो है फिलिस्तीनियों को वो लोग नहीं मार लेंगे, जब तक उनको डोमेस्टिक अपनी सर्वाइवल की पॉलिटिक्स जो है उसके एजेंडे के तहत उसको वो इन हमलों को रोकेंगे नहीं। और ये जो अभी तक 4 दिन से 5 दिन से बराबर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, तो वो अंदर नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ ये सिलसिला नहीं है कि वहां 200 के करीब 198 199 के करीब लोग जो हैं वो हमास के पास हैं, और तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो दूसरे जो रेजिस्टेंस या मिलिटेंट या जो भी आप कहना चाहें, जो टेररिज्म, जो टेरर कहना चाहे वो टेरर कह सकता है, लेकिन मैं तो उसको रेजिस्टेंस और मिलिटेंट ही बस कहूंगा, तो उनके पास हैं। तो वो 250 लोगों के जिंदगी, और ये पूरी दुनिया का मामला है, इसमें कई नेशनलिटीज शामिल हैं, और उसके सबसे बढ़ के बात ये है, बहुत अहम बात है कि गाजा में एक दुनिया ऊपर है जिसको मस्मार करने की कोशिश की गई है और मस्मार किया गया है। एक दुनिया जो है वो गाजा की सरजमीन से 40 फीट नीचे है, उस तक पहुंचना जो है वो कितने कामयाब होंगे उस पे हो रहा है। ये बात भी हमें गौर करनी चाहिए कि 3,60,000 जो रिजर्विस्ट कॉल किए गए हैं इस जंग में शामिल होने के लिए, वो रिजर्विस्ट तो हैं, लेकिन कोई वो मझे हुए जो है इन्फेंट्री नहीं है। उन्होंने सिर्फ पुलिसिंग का काम किया है,
पुलिसिंग का निहत्थे फिलिस्तीनियों पे गोली चलाने का काम किया है। वो लड़ाकों से उन्होंने जंगों में हिस्सा नहीं लिया है। बहुत सारे पहलू हैं जिसको हम जिस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। तो ये एकदम वो हमला कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, नाकाम होंगे, सारे इसके कॉज एंड प्रॉन्स जो हैं वो सामने रख के हम लोगों को तजिया करना चाहिए और गुफ्तगू करनी चाहिए। जी, अमित शुक्ला जी आ गए। उन्होंने पूछा है कि नवेद सर से बशर अल असद और अल सीसी का जो किरदार है उसके बारे में मालूम करें कि उनका क्या रोल होने वाला है, क्या वो करेंगे। देखिए, तो वक्त बताएगा। बशर अल असद जो हैं वो तो बिल्कुल जो है, आप समझ लीजिए, आप इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। और वो जिस तरीके से उन्होंने दो महाजों पर सामना किया अपने मुल्क के अंदर, एक तो उनको मुल्क में उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने में, जैसे कल मैंने आपसे जिक्र किया था, एक पूरा कैंपेन चल रहा था जो वेस्टर्न कंट्रीज का बैक कैंपेन था। और आईएसआईएस के जो कहते हैं कहाँ से आ गए भाई, कौन से आ गए, आईएसआईएस के जो जख्मी थे वो तो खुद इजराइल के में जाके इन्होंने इलाज कराया था, जिसको आज नेतन्याहू कहते हैं कि ये आईएसआई से बदतर हैं। तो आप इजराइल में इलाज क्यों हो रहा था उनका भाई, क्यों हो रहा था उनका इलाज। दूसरी बात ये है कि जहां तक अल सीसी का ताल्लुक है, अल सीसी एक ऐसे तारीखी मोड़ पे खड़े हुए हैं जिसमें वो आलम अरब के सेंटिमेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत उनको डोमेस्टिक बहुत परेशानियां हैं, लेकिन अल सीसी ने जो हिम्मत दिखाई है वो हिम्मत भी काबिल तारीफ है। जो उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम सीनाई के अंदर अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे फिलिस्तीनियों के बाज़ाबतकारी के लिए, उनके रिफ्यूजी कबूल नहीं करेंगे, ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। अगर ये स्टेप मान लिया जाता तो फिलिस्तीन की जो लड़ाई है बहुत कमजोर हो जाती और अल सीसी का मुस्तकबिल भी जो है वो खत्म हो जाता। दोनों चीजें इसके अंदर हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा, मेरी अपनी जो राय है वो बस मैंने आपके सामने पेश करी। ठीक है, तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज मैं इतनी ही गुफ्तगू फिलहाल करूँगा, और अभी कुछ और डेवलपमेंट हैं तो उस पर भी मैं जाऊँगा। लेकिन फिलहाल जो है नवेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। अमित शुक्ला का सवाल था और लोगों का सवाल था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल था मेरे ख्याल से एनसीसी के ताल्लुक से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नवेद अहमद साहब। फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा और बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।